नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अभी नहीं कम होगी आपकी ईएमआई। आरबीआई ने ब्याज दरें नहीं बदली, रेपो रेट 6.5% पर कायम। इस साल 6.5% जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान, लेकिन नरमी के बाद भी महंगाई अभी भी लक्ष्य से ऊपर। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव, मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली, रियल्टी, आईटी, बैंकिंग में गिरावट, फार्मा, एफएमसीजी, ऑटो शेयरों में दबाव, एनर्जी, पीएससी, मेटल इंडेक्स हल्की बढ़त पर बनी। The space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence, and I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada. कनाडा में इंदिरा गांधी की हत्या वाली झांकी पर भड़के विदेश मंत्री जयशंकर, कहा यह कनाडा के लिए ठीक नहीं। भारतीय छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को भी बताया गलत। ठाणे के लिव इन पार्टनर नृशंस हत्याकांड के आरोपी को कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। शव के टुकड़े करके कुकर में उबाला। मॉनसून का इंतजार खत्म, एक हफ्ते की देरी के बाद आखिर केरल पहुंचा मॉनसून। आगे बढ़ने की स्थिति भी अनुकूल। गो एयर पैसेंजर्स को पैसे वापस पाने के लिए करना पड़ सकता है लंबा इंतजार। फ्लाइट बंद होने से करीब 400 करोड़ रुपए अटके। और पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 469 रन बनाकर ऑल आउट। सिराज ने लिए 4 विकेट तो शमी को मिली 2 सफलता। आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी में दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को 6.5% पर कायम रखा है। आरबीआई ने FY24 के लिए महंगाई दर का अनुमान 5.2% से घटाकर 5.1% कर दिया है, लेकिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई को लेकर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि FY24 में महंगाई आरबीआई के लक्ष्य से ऊपर रह सकती है, जबकि इस वित्त वर्ष में ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि एल नीनो ग्रोथ के लिए खतरा पैदा कर सकता है। The GDP, the real GDP growth for 2023-24, that is for the current year, is projected at 6.5%, with Q1 at 8%, Q2 at 6.5%, Q3 at 6%, and Q4 at 5.7%, with risks evenly balanced. CPI headline inflation is projected at 5.1% for 23-24, with Q1 at 4.6%, Q2 at 5.2%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.2%. The risks are evenly balanced. Let me re-emphasize that headline inflation still remains above the target, and being within the tolerance band is not enough. Our goal is to achieve the target of 4% going forward. क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई के फैसले को बाजार के जानकार अच्छा बता रहे हैं। सुंदरम एमएफ के एमडी एंड सीईओ सुनील सुब्रमण्यम का कहना है कि भारत की पॉलिसी बाकी देशों की तुलना में बेहतर है। हमारी पॉलिसी में कंटिन्यूटी है। हम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह फ्लिप फ्लॉप नहीं कर रहे हैं और हर उधर देखिए कि कितना अनसर्टेनिटी है। तो इंडिया एक ओएसिस है उस अनसर्टेनिटी के लैंड में कि हमारी ग्रोथ, हमारी इन्फ्लेशन, हमारी पॉलिसी मेकर्स में पूरा कंटिन्यूटी है और क्लैरिटी है। अब ये वेदर वाला एल नीनो वाली बात हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट उसके अलावा देखिए सब चीज हम जो प्लान कर रहे थे उसी हिसाब से जा रहा है। तो आरबीआई को हमें डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि उन्होंने ये बैलेंस को बहुत ब्यूटीफुली अचीव किया है इंडिया का। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा का कहना है कि आरबीआई का 6.5% ग्रोथ का अनुमान काफी रियलिस्टिक है। रूरल अर्थव्यवस्था पर फोकस करने की जरूरत है। थोड़ा रूरल इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ मुझे लगता है वापस आएगी।
हम काफी सारे इनफॉर्मल सेक्टर्स को भी ट्रैक करते हैं, वो भी उसमें भी थोड़ी तेजी आई है। वो जो थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा हाई रेट्स का, उसको ऑफसेट कर सकती है। तो मेरा मानना है कि ये 6.5% का जो ग्रोथ दर आरबीआई बोल रहा है, ये काफी रियलिस्टिक है और मैनेज होना चाहिए। दूसरा, कुछ पॉकेट्स में एक्सूबरेंस है। अगर आप क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा सा मॉडरेट हो रहा है, मैं ये एग्री करता हूँ, बट सिंगल डिजिट में नहीं आ रहा है, अभी भी अच्छा हेल्दी डबल डिजिट है। क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी का कहना है कि ग्लोबल दबाव के बीच आरबीआई बैलेंस बनाए रखने में कामयाब रहा है। महंगाई की दर उन्होंने थोड़ा नीचे की है अपनी फोरकास्ट, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में उनकी एक्सपेक्टेशन 5.1 थी पहले और अब 4.6 है, तो वो लाजमी था कि वो एनुअल इन्फ्लेशन रेट को भी थोड़ा नीचे लाएं। पर अदरवाइज आई थिंक पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। स्टांस विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन इसलिए है क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन इज डाउन बट नॉट कंप्लीटली आउट। और ग्लोबली भी उन्होंने ये बात खासकर पॉइंट आउट की कि कुछ सेंट्रल बैंक्स पॉज करने के बाद फिर रेट बढ़ाना भी शुरू कर दिया उन्होंने। तो अभी एक तरह से जो ग्लोबल अनिश्चितता बनी हुई है, इस स्थिति में पॉलिसी जो है वो शुड बी फोकस्ड ऑन डीलिंग विद दैट अनसर्टेनिटी। तो अभी कोई तब्दील रेट में या स्टांस में नहीं दिखाई दी इस पॉलिसी में। क्रेडिट पॉलिसी से क्या मिल रहे हैं संकेत और ग्रोथ को लेकर क्या है रोड मैप? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं मार्केट की। वीकली एक्सपायरी और आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। इससे बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 294 अंक और निफ्टी 92 अंक गिरकर बंद हुए। आज सबसे ज़्यादा गिरावट रियल्टी, आईटी, बैंकिंग शेयरों में रही। फार्मा, एफएमसीजी, ऑटो शेयरों पर दबाव रहा। और मार्केट का एक्शन समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताएं सुमित, कौन से सेक्टर शेयर्स को ज़्यादा फायदा हुआ और कहाँ हुआ नुकसान? देखिए, आज प्रॉफिट टेकिंग के दिन के तौर पे आज को दिन को देखा जाना चाहिए, जहां पर फर्स्ट हाफ में तेजी थी लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते मुनाफा वसूली रही। जो हाल फिलहाल में अच्छे सेक्टर्स थे जहां तेजी देखी गई थी, वहीं प्रॉफिट टेकिंग थी। निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज एनटीपीसी 2.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 2.5% की तेजी, ओएनजीसी 1.5% ऊपर, पावर ग्रिड करीब 1% की तेजी यहां देखने को मिली। बिकवाली थी आज ग्रासिम में, कोटक महिंद्रा बैंक में, सन फार्मा में और टेक महिंद्रा 2.5% से लेकर 3.5% नीचे आज ये बंद हुए। मिड कैप गेनर्स में टीटीएमएल अच्छी तेजी में था, पेटीएम जोरदार तेजी में था, डिक्सन टेक 3.5% ऊपर, यस बैंक करीब 4% तेजी यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा आज मिड कैप लूजर्स में आइडिया करीब 4% नीचे, इंडियन होटल्स 4% नीचे, एचपीसीएल करीब 4% नीचे और टोरेंट पावर रफली 2.5% के आसपास बिकवाली यहां पर देखने को मिली। अच्छी तेजी अब तक रही है रियल एस्टेट स्पेस में, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग करीब ब्रिगेड 2.5% नीचे, मैक्रोटेक 3% नीचे, शोभा करीब 2% नीचे और डीएलएफ रफली 2.25% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल आज प्रॉफिट टेकिंग के नाम आज का पूरा सेशन देखने को मिला। शुक्रिया सुमित। इधर मॉनसून ने आखिरकार देश में दस्तक दी। लंबे इंतजार के बाद आज केरल में मॉनसून का आगमन हो गया है। इस बार मॉनसून 8 दिन की देरी से केरल पहुंचा है। आईएमडी के अनुसार इसकी आगे बढ़ने की स्थिति अभी ठीक है, अच्छी बन रही है। मॉनसून की एंट्री पर मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट नरेश कुमार है। सर, कह सकते हैं कि मॉनसून की सारी कंडीशन मेट हो गई, आज पहुंच गए? जी हाँ, जैसे आज वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी हुआ है, हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी रिसीव हुआ है। इसके अलावा जो हमारा कंडीशंस है, डेप्थ ऑफ वेस्टर्ली मिडल ट्रोपोस्फेरिक होना चाहिए, वो भी था। और साथ में ओएलआर कंडीशंस, सारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। इसके साथ ही जो आज हमने केरला में ऑनसेट किया। इसके अलावा कुछ हिस्से इसमें आज तमिलनाडु के कवर किए हैं और इसके अलावा कुछ हिस्से अरबियन सी में कवर किए हैं और थोड़ा बे ऑफ बंगाल कवर किया जी। तो सर, आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल है और कह सकते हैं कि जल्दी महाराष्ट्र, मुंबई में दस्तक देगा? देखिए, इतना तो नहीं, अभी हमने जो आगे अनुमान दिया है आने वाले 48 घंटों के लिए, कि हम ये उम्मीद करें कि आज भी जहां देखिए अच्छा कन्वेक्शन है केरला के पास, जहां एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है लोअर लेवल में, उसके प्रभाव से केरला में आने वाले कुछ दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी, अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। और हम उम्मीद करेंगे जहां केरला, तमिलनाडु के कुछ हिस्से कवर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जहां पर एक सर्कुलेशन है बे ऑफ बंगाल में, सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, जहां पे और जहां आपको बड़ा पैसा क्लाउड्स का दिख रहा है,
और ये सारा इस क्लोड पैच के कारण हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आने वाले 4-5 दिनों में फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड मीन 75% इवन 100% स्टेशन रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। उसके साथ हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी होने की उम्मीद है। इसके साथ हमारा अनुमान है जो मानसून है आने वाले 48 घंटों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों में कवर कर जाएगा। सर इसके अलावा मानसून इस बार काफी देरी से आया, इसका बारिश की मात्रा पे तो कोई असर नहीं दिखा? देखिए ये तो ईयर टू ईयर वेरिएबिलिटी होता है। जैसे मानसून का पूरा रेनफॉल कंसीडर करते हैं ये जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये लंबा पीरियड है। इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते कि इतना कुछ ऐसा इम्पैक्ट होने का कुछ ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहता। अच्छा, इसके अलावा सर अरेबियन सी में एक चक्रवात भी एक्टिवेट हो रहा है बिपरजॉय, उसका तो कोई असर मानसून? उसका कोई असर नहीं। जैसे जो देखेंगे जो उसके एसोसिएशन में क्लाउड है, उसके अलावा कंटिन्यूस केरला में भी 2 दिन कंटिन्यूस अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है। अच्छी मीन फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है, जो इसका टोटली क्लाउड पैच इसके केरला के जो कन्वेक्शन है उससे हटके ही है। और अब बात मुंबई में हुए खौफनाक मर्डर की। सवाल उठ रहा है कि सेफ मुंबई में ये क्या? मुंबई में दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस जैसा मामला सामने आया है। यहां के मीरा रोड इलाके में मनोज साने नाम के एक व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य का न सिर्फ मर्डर किया बल्कि उसकी लाश के टुकड़े करके कुकर में उबाल दिए। ये भी शक है कि मनोज ने उबला हुआ मांस कुत्तों को खिला दिया। ऐसी भी बातें सामने आ रही कि आरोपी ने टुकड़ों को मिक्सर में पीस दिया। आरोपी मनोज साने की उम्र 56 साल है, जबकि उसकी लिव इन पार्टनर सरस्वती की उम्र 32 साल थी। ये लिव इन कपल पिछले 3 साल से मीरा रोड इलाके में एक बिल्डिंग में रहता था। फ्लैट में बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक ये हत्या 3-4 दिन पहले की गई है। पुलिस ने फ्लैट से लाश के बचे हुए टुकड़े बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हत्या करने के बाद शव को कटर से काटा और फिर टुकड़ों में उबाल दिया। आसपास रहने वाले लोगों ने भी पुलिस को बताया कि आरोपी 3-4 दिन से कुत्तों को मांस खिला रहा था, जबकि पहले उसे ऐसा कुछ करते हुए कभी किसी ने नहीं देखा था। गिरफ्तार आरोपी को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। और इस बारे में डिटेल दे रहे हैं हमारा संवाददाता दिवाकर। इसी बिल्डिंग के जो आकाशदीप बिल्डिंग है मीरा रोड इलाके में, और इसी बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर फ्लैट नंबर 704 में ये दोनों रहा करते थे। करीब 5 से 6 साल पहले यहाँ पर रहने के लिए दोनों आए थे। हालांकि दोनों की जो पहचान है वो 2014 में हुई थी, क्योंकि मनोज साने जो आरोपी है वो बोरीवली इलाके में एक राशन की दुकान पर काम करता था और सरस्वती बैज जो कि विक्टिम है वो वहां पर आती थी और इसी दौरान उनकी दोनों की जान पहचान हुई थी। पुलिस के मुताबिक जिस तरह से तमाम चीजें सामने आई हैं उसमें जो 16 जून तक पुलिस आरोपी की कस्टडी उन्हें मिली है उसमें बहुत सारी चीजें निकलकर सामने भी आएंगी। लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची थी, क्योंकि जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो जे अस्पताल में भेजे गए हैं। वहां पर फॉरेंसिक टीम जांच करेगी और ये पता चलेगा कि बॉडी के कौन के पार्ट्स को जो है वो आरोपी ने ठिकाने लगा दिया था और कौन कौन से पार्ट्स अभी जिसे पुलिस ने बरामद किया है वो बचे हुए हैं। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची थी। तमाम साक्ष्य करीब आधे घंटे तक इकट्ठा किए गए हैं। मीरा रोड पुलिस की जो टीम है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो भी उनके साथ पहुंची थी। पूरे रूम में तमाम साक्ष्य जो है फॉरेंसिक टीम ने लिए हैं और अब पुलिस को इंतजार उसी फॉरेंसिक जांच का होगा, उसी फॉरेंसिक रिपोर्ट का होगा साफ तौर पर। और फॉरेंसिक रिपोर्ट इस केस में एक नई जो है कड़ियां जोड़ेगी और साफ तौर पर पुलिस का इंतजार इसी बात का होगा। महिलाओं के लिए काफी सुरक्षित माने जाने वाली मुंबई में पिछले कुछ वक्त में जो हादसे सामने आए हैं उसकी इस सेफ वाली इमेज को धक्का लग सकता है। मंगलवार को मुंबई के पॉश मरीन ड्राइव इलाके में एक सरकारी गर्ल्स हॉस्टल से 18 साल की लड़की की हत्या का मामला सामने आया। हॉस्टल की 4थी मंजिल के कमरे में लड़की की लाश मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हॉस्टल के चौकीदार पर हत्या और रेप का मामला दर्ज किया था। बाद में आरोपी चौकीदार शव लेकर रेलवे ट्रैक के पास से बरामद किया गया। इससे पिछले हफ्ते मुंबई के भाईंदर इलाके में सूटकेस के अंदर एक महिला की सिरकटी लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया है। 3 महीने पहले तब भी मुंबई में सनसनी फैल गई थी जब एक 53 साल की महिला की लाश के कटे हुए टुकड़ों से भरा बैग मिला था। इस सिलसिले में महिला की बेटी को ही हत्या के शक में गिरफ्तार किया गया था।
लखनऊ में कोर्ट परिसर में हुई गैंगस्टर संजीव जीवा की सनसनीखेज हत्या के बाद से राज्य में फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच खबर ये मिल रही है कि इस शूटआउट के पीछे गैंगवॉर कनेक्शन हो सकता है। शक की सुई गैंगस्टर सुनील राठी की तरफ उठी है, क्योंकि जीवा की गैंगस्टर सुनील राठी से दुश्मनी चल रही थी। हालांकि पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से इस पर कुछ नहीं कहा गया है। दूसरी तरफ इस हत्याकांड के दौरान कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग में एक 1.5 साल की बच्ची को भी गोली लगी थी। बच्ची के सीने में गोली लगी है और लखनऊ के KGMU अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। यहां उसे मिलने और उसका हाल चाल जानने के लिए खुद CM योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों के साथ बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर बात की। कनाडा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाने को लेकर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। कनाडा में आतंकवादियों को ज्यादा छूट मिल रही है। साथ ही हाल ही में कनाडा के ब्रैम्पटन में एक परेड के दौरान श्रीमती गांधी की हत्या को लेकर एक झांकी की शक्ल में इसका एक प्रस्तुति की गई थी। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो कि वायरल है, और कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि इस पर कनाडा से जवाब मांगा जाए। विदेश मंत्री ने भी इसे एक गंभीर मसला बताया है। We are at a loss to understand, other than the requirements of vote bank politics, why anybody would do this. Because if you look at their history, I mean, you would imagine that they learn by the history and they wouldn't like to repeat that history. So it isn't only one incident, however egregious it may be. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence, and I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada. मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर आज विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां अलगाववादियों की हरकत के अलावा छात्रों की परेशानी का मुद्दा भी उठा। भारत के करीब 700 छात्रों पर कनाडा से डिपोर्टेशन का खतरा मंडरा रहा है। इन छात्रों के साथ एडमिशन के नाम पर फ्रॉड हुआ है। विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई है कि कनाडा इस पर न्यायपूर्ण तरीके से कोई रास्ता निकालेगा। I think the Canadians also accept that, it would be unfair. I mean, if a student has done no wrong, and I don't know if all the cases are the same. I mean, there is a granularity about it which, sitting at this distance, neither you or I can judge. If if a student has done no wrong, they accept the idea that they have to find some solution for it. So we will continue to press, and I would very much hope that the Canadian system is fair in that regard. वहीं राहुल गांधी के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी बातें देश में नहीं चलती, इसलिए वो विदेश जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं और चाहते हैं कि इससे उन्हें देश की राजनीति में मदद मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं। चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। हाँ, पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है, और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते, और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। हीरो मोटो का FY24 में फोकस रहेगा प्रीमियम बाइक्स पर। कंपनी के नए CEO निरंजन गुप्ता ने हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि EV और नए लॉन्च में 1,500 करोड़ का निवेश किया जाएगा। I would call out just one of them. There are many. Premium, for instance. That's a big pie in which we need to win. And you will see a lot of actions on that front that's coming out. Third, I would say, is build leadership in EV, because that's a new segment that's coming up. And we've already taken lots of strides in that. You are getting
a very modern retail experience, which is more aligned to the next gen, and which is what we are going to change. So this 2.0 will be across 500 plus stores in the next 6 to 8 quarters. JSW ग्रुप की इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतरने की तैयारी उनकी हो रही है। मोंटे कार्लो में CNBC TV 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के CMD सज्जन जिंदल ने कहा कि चीन की MG मोटर्स को भी खरीदने पर कंपनी विचार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 7 साल में स्टील कारोबार में $25 अरब का निवेश किया जाएगा। As part of our renewable industry, renewable journey, we are looking at battery to manufacture batteries in India. That's an area which is a very large area, and we feel that we are pretty kind of organized to be in that sector, because it is a sector which is up our alley, and we understand that business very well. So that's one area we are looking to do. और कनाडा के जंगलों में लगी आग तो अमेरिका में छाया धुआं। पूरी खबर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात पर पैसेंजर से अलग अलग चार्ज वसूलने और किराया बढ़ाने वाली एयरलाइंस जब डूबती है तो सबसे ज्यादा खमियाजा पैसेंजर्स को ही उठाना पड़ता है। पहले जेट एयरवेज में पैसेंजर्स के किराए के पैसे फंसे और अब गो फर्स्ट में। डिटेल लेते हैं रोहन सिंह से। बताया रोहन, पहला सवाल ये रहेगा कि कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा लोगों को अपने पैसे वापस पाने के लिए? जी, करीब 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब गो फर्स्ट बंद हुई थी, और तब से लेकर अब तक पैसेंजर्स को किसी तरह का कोई रिफंड नहीं मिला है, और आगे भी रिफंड मिलेगा इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। करीब 400 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कि पैसेंजर्स के लटके हुए हैं, और 2 ही तरीके हैं जिसके ज़रिए वो पैसेंजर अपना रिफंड ले सकते हैं। एक तो क्रेडिट शील्ड जो कंपनी इशू करती है, कुछ पैसेंजर्स को दिए भी गए, लेकिन उसका इस्तेमाल आप तब तक नहीं कर सकते कि जब तक कि एयरलाइन जो है अपना ऑपरेशन दोबारा से शुरू नहीं करती, और फिलहाल इसकी संभावना नहीं लग रही है। दूसरी तरफ जब तक पूरी जो इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो जाती है, तब तक जो पैसेंजर्स का बकाया है वो इसलिए भी नहीं मिल सकता क्योंकि जो क्रेडिटर्स की जो लिस्ट है, देनदारों की जो लिस्ट है, उसमें पैसेंजर का जो नंबर है वो आखिर में माना जाता है। इससे पहले लेसर्स आते हैं, जो क्रेडिटर्स आते हैं वो आते हैं, उनको पहले पे किया जाएगा, उसके बाद लास्ट में पैसेंजर्स को कंसिडर किया जाएगा। यही चीज़ जेट एयरवेज में भी हुई थी, यही चीज़ किंगफिशर में भी हुई थी। जेट एयरवेज में आपको याद होगा कि करीब 3000 करोड़ से ज़्यादा की राशि थी जो कि लटकी हुई थी, वो नहीं मिली थी, और यही सीन यहाँ पे भी लग रहा है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में इस बात की बहुत कम संभावना है कि ये उड़ान दोबारा शुरू कर पाएंगे, और इसलिए जो पैसे हैं फिलहाल पैसेंजर्स के वो मिलने काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं। ये बताइए रोहन कि रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं इस पूरे मामले में? जिस बारे में हमने एयरलाइन से भी बात की, हमने DGCA से भी बात की और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से भी बात की। कुल मिला के सरकार जो है इस वक्त अपने हाथ खड़े कर रही है। उनका ये कहना है कि जब तक ये पूरी प्रक्रिया चल रही है वे इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बारे में जो क्रेडिटर्स की मीटिंग होनी है वो अभी होनी बाकी है, उसके बाद जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसकी नियुक्ति की जाएगी, उसमें करीब 15 दिन का वक्त लगेगा। तो फिलहाल एयरलाइन की तरफ से कहा गया है कि वो 12 तारीख तक उन्होंने टिकट की बुकिंग बंद की है, लेकिन करीब अगले 1-2 महीने तक ये उड़ान दोबारा शुरू हो पाएगी, इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। इसके अलावा जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनका ये कहना है कि अगर वो बुकिंग शुरू भी होती है तो वो इसमें तब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक कि उनका जो बकाया राशि है वो उन्हें वापस नहीं दी जाती है, और उसकी संख्या भी करीब 400-500 करोड़ के लगभग अतिरिक्त है इस पैसेंजर्स की राशि के। तो कुल मिला के जब तक ये सारे क्लेम सेटल नहीं करती है गोफर्स्ट, तब तक बुकिंग शुरू होना बहुत मुश्किल लग रहा है। आने वाले कुछ महीनों तक तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो आम पैसेंजर्स को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने रियल एस्टेट में देखा था कि बाद में सरकार को बदलाव करने पड़े थे नियमों में, और जो होम बायर्स हैं उनको क्रेडिटर्स की लिस्ट में ऊपर रखा गया था। लेकिन जब तक एविएशन में ऐसा नहीं होता है, जैसा कि हम पुराने केसेस में हम देख रहे हैं, जब एक एयरलाइन बैंकरप्ट होती है तो पैसेंजर्स को काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ता है, और कई केसेस में तो नहीं मिलते हैं। तो यही संभावना यहाँ पर भी रख रही है, और इसमें सरकार को कहीं ना कहीं नजर रखनी होगी। शुक्रिया रोहन, तो मामला काफी उलझा हुआ है। बात एक बार फिर से कनाडा की। कनाडा और अमेरिका इन दिनों भीषण आग से, जंगल की आग से परेशान है। आग लगी है कनाडा में और इससे धुंध हो गई है अमेरिका में। अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर और अन्य क्षेत्रों में धुंध छा गई है। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से फोन पर बात की है।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।